नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे डीयू एंट्रेंस एग्जाम 2020 एमएससी मैथ्स के लिए जो पेपर हुआ था, उसमें अपन सॉल्यूशन देखेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि पीडी का अपन पेपर सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो इसमें क्या था कि टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और इसके बाद अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं, जैसे ग्रुप थ्योरी, रील एनालिसिस है, ओडी के हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, जो भी आपको टॉपिक थी आप कमेंट कर दें, उसी का पेपर अपन सोल्यूशन कर लेंगे, वरना मैं मेरे अकॉर्डिंग कोई भी पेपर इसमें यहाँ पे सोल्व करा दूंगा। तो यहाँ पे जो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसमें ऐसा लगेगा कि आपको पीडी का लगभग हर पार्ट कवर करा गया है। यहाँ पे क्या होता है कि जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वेश्चन पूछा है, एक क्लैरिटी इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा है, और क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडी, जो कि अपन कल सिलेबस डिस्कस किया था, उसमें देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर जो लीनियर पीडी से क्वेश्चन आता है 100%, और जनरल सॉल्यूशन ऑफ पीडी विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जैसे कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, तो उस टाइप का क्वेश्चन है ये। और एक है पूछा गया वेव इक्वेशन पे क्वेश्चन। तो जैसे कि आपको पता हो कि वेव इक्वेशन में पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि अगली बार अब की बार हीट इक्वेशन पे पूछ ले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हीट पे पूछ ले, या लाप्लास इक्वेशन पे पूछ ले, या वेव पे दोबारा पूछ ले। तो ये तीन है, यहाँ से क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है। और इस जो पेपर है 2020 वाला, इसकी और जेएनयू से रिलेटेड कंप्लीट सॉल्यूशन है, उसका एडमिशन प्रोसेस है, उसके लिए आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल के लिए आप सर्च बार में एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स सर्च करेंगे तो आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ये तो थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन होगी। अब अपन इस पेपर को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इस डिफरेंशियल पीडी का अपन को क्या निकालना है, कंप्लीट इंटीग्रल निकालना है, जहाँ पे पी बता रखा है डेल जेड बाई डेल एक्स है, क्यू बता रखा है डेल जेड बाई डेल वाई, और ए और बी क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो अब क्या होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पीडी की एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू 0, और ये यहाँ पे क्या आ रहा है, सिर्फ पी क्यू और जेड आ रहा है। तो इस प्रकार की इक्वेशन होती है, उनके लिए अपन क्या करते हैं, जब पी, इसके ऑप्शन अपन देख लेंगे, जब एफ पी क्यू जेड टाइप का कोई होता है तो उसके लिए क्या होता है कि अपन एक फॉर्मूला अपनाते हैं कि या तो पी इक्वल्स टू ए क्यू पुट करते हैं या क्यू इक्वल्स टू ए पी पुट करते हैं। जब पी इक्वल्स टू ए क्यू अपन इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो फिर अपन क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, पी की वैल्यू निकाल लेंगे क्यू और जेड के टर्म में, और क्यू इक्वल्स टू ए पी पुट कर देंगे तो अपन क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे पी और जेड के टर्म में। फिर अपन क्या करते हैं, वो जो वैल्यू अपने पी और क्यू की आ जाएगी, तो उसके बाद क्या करेंगे अपन, उसके बाद डी जेड इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई करते हैं, यानी कि डी जेड इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, और इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है, कंप्लीट इंटीग्रेशन आ जाता है। और यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अपने पास जो इक्वेशन गिवन है वो अपने पास गिवन है कि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर सॉरी पी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1 दे रखा है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे q इक्वल्स टू ए पी पुट कर देते हैं। जैसे अपन q इक्वल्स टू ए पी पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, पी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अपन ने ए स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। यहाँ से अपन पी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ से p की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अपन ने क्या करा, q इक्वल्स टू ए पी पुट करा और p की वैल्यू निकाल ली किसके टर्म में, q और सॉरी जेड के टर्म में। यहाँ पे q तो गायब हो गया, p की वैल्यू निकाल ली अपन ने जेड और p के टर्म में। तो p की वैल्यू आ गई, अपने q की जगह ap पुट करते हैं, अपने पास p की वैल्यू आ गई जेड के टर्म में। अब q इक्वल्स टू क्या है, ap है, तो ap बोलने का मतलब प्लस माइनस a अपॉन रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब अपने पास p की वैल्यू भी आ गई और q की वैल्यू भी आ गई। अब अपन क्या करेंगे, डी जेड इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, इसमें दोनों वैल्यू पुट कर देंगे और अपन इसको सोल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को। अब अपन क्या करेंगे, पी डी एक्स, पी की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, प्लस क्यू की जगह प्लस माइनस का ए अपॉन रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी वाई। अब इक्वल्स टू क्या है, डी जेड है, पर यहाँ पे जो डी एक्स है यहाँ पे डी वाई है, और ये टर्म है जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की, तो इस जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपन इधर शिफ्ट कर देंगे। तो अपने पास इधर क्या आएगा, रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी डी जेड आ जाएगा। और अपन क्या जानते हैं कि अपन को एक चीज़ पता है, तो ये तो इक्वेशन अपनी एज इट इज पड़ी रहती है। अपन ये भी जानते हैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन डी एक्स करते हैं तो क्या आता है, एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए, या अपन इसको क्या कर देते हैं, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 एल एन एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये अपन क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं विच इज इक्वल्स टू ये होता है। तो अब यहाँ पे अपना क्या बन जाएगा,
इस जैसे अपन ये तो जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इधर शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी जेड विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस का डी एक्स प्लस माइनस का ए डी वाई। अब अपन को ये इक्वेशन आ गई। अब इसका अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन जैसे अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो अब क्या बनेगा, रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे जेड की जगह क्या एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा। इधर क्या बनेगा, आगे वाले टर्म का बनेगा ए एक्स प्लस ए वाई, सॉरी यहाँ पे ए नहीं आएगा, अक्स ही आएगा, अक्स प्लस ए वाई प्लस बी, ये क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया। अब ये वाले टर्म का इंटीग्रेशन अपन लिख के देखें तो इस वाले टर्म का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आएगा, इधर आएगा अपने पास जेड बाई टू रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू एल एन जेड प्लस रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये इसका इंटीग्रेशन आ गया, और इक्वल्स टू क्या है ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी, सॉरी यहाँ पे ए नहीं आया, बार बार ए बोला जा रहा है। अब इस टू को आप इधर ले जाएंगे तो इधर क्या बन जाएगा, जेड रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एल एन जेड प्लस रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा 2x प्लस 2ay प्लस 2b। तो ये इसका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया अपने पास। कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ जो गिवन इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन ये आ गया। यानी कि अपन के पास ऐसी टर्म आ रही है जेड रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एल एन। अब ऐसा ऑप्शन अपन चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में ऐसी टर्म गिवन है। तो ऐसा ऑप्शन देखो जेड ए स्क्वायर प्लस एन, तो ये तो इसमें तो आगे वाली टर्म ही नहीं है, इसमें ये टर्म भी गलत दे रखी है, इसमें एल एन वाली कोई टर्म नहीं है। अब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन और चेक कर लेते हैं। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में आप देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पे क्या है जेड रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एल एन जेड प्लस रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस, ये ए नहीं आएगा भाई, ए में लिखा हुआ है ऐसे ही 2x प्लस 2ay प्लस बी, गलती से पेपर में भी लिखा हुआ है, और टू जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये वाली भी नहीं। तो यहाँ से आपको पता लगे थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन, थर्ड इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जब एफ पी क्यू जेड अपन को गिवन था तो अपन ने क्या करा, Q इक्वल्स टू ए पी पुट करा और पी क्यू जो निकाली, फिर Q की निकाली, और डी जेड इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में पुट कर दिया और सोल्व कर लिया। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार अपन Q के लिए सोल्व कर लेते हैं, कई बार P के लिए सोल्व कर लेते हैं। और अगर एफ पी क्यू दिया हो तो क्या होता है, तो आगे वाला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा इसी पर टाइप से है। उसमें क्या दे रखा है अपने को, यहाँ पे देखा था कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जेड इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस साइन पी क्यू। अब ये क्या है, क्लियरिट इक्वेशन है। अब अपन को कैसे पता लगा कि क्लियरिट इक्वेशन है, तो क्लियरिट इक्वेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपको इस प्रकार से दिया हो जेड इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ पी क्यू, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लियरिट इक्वेशन बोलते हैं। और उसके सॉल्यूशन में क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पी होता है ना वहाँ ए पुट कर देते हैं, क्यू की जगह बी पुट कर देते हैं, और एफ पी क्यू बन जाता है एफ ए बी। तो ये इसका क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है। तो आप ये ध्यान रखें क्लियरिट इक्वेशन का सॉल्यूशन यही होता है। जैसे कि अपन को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म आइए पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ पी क्यू दे रखा हो तो ए और बी आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ ए बी का क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। तो अपने गिवन क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को, पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस का साइन ए बी दे रखा है। तो माइनस का साइन दे रखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई माइनस का साइन ए बी, यानी कि पी की जगह ए पुट कर दें, क्यू की जगह बी साइन ए बी, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा तो माइनस, और बाकी में अब यहाँ पे सिर्फ माइनस का साइन ए लिखा है तो ए भी नहीं लिखा, तो ये तो वैसे नहीं हो सकता। तो दूसरे वाला होगा कि ए एक्स प्लस बी वाई माइनस का साइन ए बी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। तो 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 15 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो हर कोई कर सकता है, सब लोग कर सकते हैं, 10 से लेकर 15 के बीच में। तो 10 क्वेश्चन तो आप मानो इजी, 15 तो थोड़े ज़्यादा हो गए, 10 क्वेश्चन तो आप ऐसे मानो कि इजीली हर कोई कर सकता है, और 15 प्लस कर दोगे तो आपका नंबर ही आ जाएगा अगर एस सी कैटेगरी से हैं। और अगर ओबीसी से हैं तो लगभग 17-18 प्लस मान लो, और जनरल कैटेगरी के लिए 22-23 क्वेश्चन में आपका नंबर आ सकता है। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे सिंपल क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने चाहिए, स्लिप मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब ये क्या है, ये क्वेश्चन है जो क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडी पे बेस्ड है। अपन ने कल देखा था कि सेकंड ऑर्डर जो लीनियर पीडी है वो इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार इलिप्टिक हाइपरबोलिक ऐसा पूछ लेते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशियल क्या देखा, वाई यू एक्स एक्स प्लस 2x वाई यू एक्स वाई प्लस एक्स यू वाई वाई इक्वल्स टू यू एक्स प्लस यू वाई इज हाइपरबोलिक इलिप्टिक पैराबोलिक क्या होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बस सिर्फ एक फंडा है वो हमेशा याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन सीएसआई या नेट में भी पूछा जाता है, गेट में भी आता है, ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। और आपको बस याद करने का यही एक तरीका है कि अगर क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर के अगर यू डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो अगर अपन को ये दिया हो ए यू एक्स एक्स प्लस बी यू एक्स वाई प्लस सी यू वाई वाई प्लस डी यू एक्स प्लस ई यू वाई प्लस एफ यू इक्वल टू जी, अगर ये सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडी दे रखी है और पूछा जाए कि हाइपरबोलिक होगी कि इलिप्टिक होगी कि पैराबोलिक होगी, तो इस केस में अपन क्या करेंगे,
यहाँ पे जो यू एक्स का कोफिशिएंट है वो ए है, यू एक्स वाई का बी है और यू वाई वाई का सी है। तो इस केस में अपन क्या चेक करते हैं, बी स्क्वायर माइनस का 4ac अगर निकाल लो आप, वो ग्रेटर देन जीरो हो जाता है तो हाइपरबोलिक हो जाता है, और इक्वल टू जीरो हो जाता है तो पैराबोलिक, और लेस देन जीरो हो जाता है तो इलिप्टिक। बस अपन को क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac चेक करना है, जहाँ पे बी किसका है, एक्स वाई का कोफिशिएंट है, यू एक्स वाई का, ए है यू एक्स का, सी है यू वाई वाई का। तो बस ये चेक करते ही अपना काम हो जाएगा। तो अब अपन ये चेक कर लेते हैं इस इक्वेशन, अपन को जो गिवन इक्वेशन है उसमें, यहाँ पे अगर अपन देखें तो जो अपने पास ए की वैल्यू वो क्या है, वाई दे रखी है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें, एक सेकंड, तो यहाँ पे जो ए है वो तो क्या है, वाई है, बी क्या है, 2xy है, सी क्या है, एक्स है। तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, बी स्क्वायर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 4ac, तो 4xy आ जाएगा। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, अगर 4xy कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा xy माइनस का 1। अब अपन को चेक करना है ग्रेटर देन जीरो है कि लेस देन जीरो है कि इक्वल टू जीरो है, तो इसके लिए अपन को ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। अब पहला ऑप्शन में क्या दे रखा है कि 0x, y किस प्रकार से, कि 0 और 1 के बीच में xy, जब 0 और 1 के बीच में होते हैं ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से तो पता लगे तो टर्म पॉजिटिव आएगी, पर जैसे ही एक्स वाई माइनस 1 करेंगे तो ये 1 से छोटा है तो नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इक्वल्स टू क्या आ गया, नेगेटिव, यानी कि 20 का माइनस का 4ac कैसा आ गया यहाँ से, लेस देन जीरो। और जब 20 का माइनस का 4ac लेस देन जीरो तो कैसा होता है, इलिप्टिक होता है, जबकि ये बोल रहा है हाइपरबोलिक, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन बोलता है हाइपरबोलिक इन एक्स वाई ग्रेटर देन 1, जैसे एक्स वाई ग्रेटर देन होगी तो ये टर्म तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और एक्स वाई माइनस 1 भी क्या हो जाएगा, जब ग्रेटर देन होना तो ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव, यानी कि इस केस में क्या बनेगी, हाइपरबोलिक। तो हाइपरबोलिक इन एक्स वाई ग्रेटर देन 1, तो ये भी करेक्ट हो गया। तीसरा बोलता है इलिप्टिक इन एक्स वाई ग्रेटर देन 1, जब हाइपरबोलिक है तो इलिप्टिक कैसे हो जाएगा, तो तीसरा भी गलत हो गया। अब चौथा ऑप्शन को और वेरीफाई कर लो। अब कैसा है, कई बार ऐसे मोर देन 1 देके ऐसे ही पूछ सकते हैं, तो फॉलोइंग कौन सा इलिप्टिक नहीं है या कौन सा पैराबोलिक नहीं, ऐसा क्वेश्चन को घुमा भी सकता है। तो यहाँ पे अब क्या बोला है, एक्स वाई लेस देन 1, अपने पास टर्म क्या 4xy इंटू एक्स वाई माइनस का 1 है, जब एक्स वाई लेस देन 1 तो नेगेटिव। अब ये वाली टर्म भी नेगेटिव, माइनस 1 और करने पे और नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव, तो 20 का माइनस का 4 कैसा होगा, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो पे क्या होता है, हाइपरबोलिक, जबकि ये बोल रहा है इलिप्टिक, तो फोर्थ भी गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड की हाइपरबोलिक हो जाएगी, जो सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडी है वो कैसी हो जाएगी, हाइपरबोलिक। अब अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अपन ने 3 क्वेश्चन कर लिए जो कि बड़े सिंपल सिंपल थे, और ये क्वेश्चन क्या है कि इसमें अपन को जैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन जैसे अपन ओडी के लिए सोल्व करते हैं वैसे सोल्व करना है इसको। ये जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन d2z अपॉन dx स्क्वायर माइनस का del 2z अपॉन del y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस y, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसमें आप अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेते हैं तब भी आपका आंसर आ जाएगा, पर अपन पर्टिकुलर भी निकालेंगे। अपन क्या करते हैं, जो d को अपन बोलते हैं डेल बाई डेल जेड, और d डैश को अपन बोल देते हैं यहाँ पे, सॉरी डेल बाई डेल एक्स बोल देते हैं यहाँ पे, और d डैश को बोलते हैं डेल बाई डेल वाई। तो इसको अपन ऐसा भी ले सकते हैं कि डी स्क्वायर माइनस का डी डैश स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, यहाँ पे जेड भी आएगा। अब इसका अपन जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं उसके लिए अपन d इक्वल टू 1 पुट करते हैं और d डैश इक्वल टू m पुट करते हैं और m की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे अपने पास m की वैल्यू आ जाती है तो अपन क्या करेंगे जैसे m इक्वल टू m1 m2 ऐसी वैल्यू आ गई तो अपने पास बन जाएगा z इक्वल्स टू 5x प्लस m1 y, 5 1 आ जाएगा, प्लस 5 2 x प्लस m2 y आ जाएगा। इसी प्रकार से प्लस डॉट डॉट m3 से चलता जाएगा। तो ये तो अपन किसके निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। उसके बाद अपन क्या निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। तो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के लिए क्या करते हैं, आप दोनों को एक साथ देख लेते हैं फिर करेंगे अपन इसको। तो जैसे ही अपन पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे, तो 1 अपॉन एफ डी डैश एफ एक्स वाई, अगर एफ एक्स वाई कैसा हो, 5ax प्लस बी वाई टाइप का हो, और तो एफ डी डैश मतलब ए एक्स प्लस बी वाई यानी कि एक्स का कोफिशिएंट ए, वाई का कोफिशिएंट बी, तो अपन डी की जगह ए पुट कर देंगे, डी डैश की जगह बी पुट कर देंगे, बना देंगे एफ ए बी। और अपन इंटीग्रेशन करेंगे कितने टाइम्स, जितने टाइम्स डी का ऑर्डर है, यहाँ पे जैसे डी स्क्वायर है तो 2 टाइम है तो 2 टाइम करेंगे, 5t dt, dt 2 बार आ जाएगा। अगर 3 ऑर्डर का होता तो 3 बार आ जाता। पर साथ में कंडीशन ये है कि जो एफ ए बी है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर एफ ए बी जीरो हो जाता है तो क्या होता है, उस केस में क्या होगा, जब एफ ए बी जीरो बन जाएगा इसका मतलब क्या होगा कि एक गुणनखंड होगा किसका, एक फैक्टर बनेगा डी, जो एफ डी डी डैश है इसका एक फैक्टर किस प्रकार से होगा, बी डी माइनस ए डी, जो कि क्या होगा जीरो बना रहा है। तो अपन क्या, अब मान लो इसकी पावर n आ रही हो तो पावर n 5x प्लस बी वाई। तो अब इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन रहता है ना वो ये होता है, x की पावर n, b की पावर n फैक्टोरियल 5x प्लस बी वाई एज इट इज। यह आप क्या कर दो कि x से तो मल्टीप्लाई कर दो अपॉन डेल बाई डेल डी, डी के रेस्पेक्ट में जो एफ डी डी जो बच गया है उसका आप क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो एफ डी डी डैश का, और 5x प्लस बी वाई एज इट इज रख दो। तो ये क्या हो जाएगा, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब अपन को अपने क्वेश्चन पे देखते हैं, यहाँ पे अपन को जो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन है वो सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप देख सकते हैं कि इसको सोल्व करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी, ये अभी पता लग जाएगा। जैसे अपन इसको यहाँ पे सोल्व करके देखें, अपन को डी इक्वल टू 1 पुट करना है और डी डैश इक्वल टू अपन को m पुट करना है।
डी इक्वल्स टू 1 और डी डैश इक्वल्स टू अपन को एम पुट करना है। तो जैसे अपन डी इक्वल्स टू 1 डी डैश इक्वल टू एम, तो ये डी स्क्वायर माइनस का डी डैश स्क्वायर था, तो ये 1 माइनस एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0 बन जाएगा, यानी कि एम इक्वल्स टू क्या हो गया, प्लस माइनस का 1 आ गया। जैसे एम इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 आ गया, तो जेड इक्वल्स टू 1 x1 प्लस एम वाई, सॉरी x प्लस एम वन वाई। तो अगर एम की वैल्यू अपन 1 पुट करें तो यहाँ पे क्या आएगा, जेड इक्वल्स टू 1 x प्लस वाई। एम की वैल्यू माइनस का 1 पुट करेंगे तो प्लस 2 x माइनस वाई, तो यानी कि 1 x प्लस वाई 2 x माइनस वाई। आप चारों ऑप्शन देखेंगे, किसी एक इस सेकंड ऑप्शन के अलावा आपको किसी में भी 1 x प्लस वाई और 2 x माइनस वाई नहीं मिलेगा। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस का वाई आ रहा है, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस का वाई आ रहा है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई आ रहा है, इसमें एक्स माइनस वाई तो है पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई आ रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन ही बचता है। तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालने की जरूरत नहीं, इसके बिना ही आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पर अपन क्या करते हैं, इसका पीआई भी निकाल लेते हैं। सीएफ तो अपन ने निकाल लिया यहाँ से, तो ये दोनों टर्म आ रही है, अब इसका पीआई भी निकाल लेते हैं। तो पीआई के लिए क्या करेंगे, 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस का डी डैश स्क्वायर और एक्स माइनस वाई है, इसके दो फैक्टर कर लेते हैं। 1 अपॉन डी माइनस का डी डैश और डी प्लस डी डैश एक्स प्लस एक्स माइनस वाई है। अब अपन देख रहे हैं कि एक फैक्टर है वो इसको जीरो बना रहा है। अब वो कौन सा फैक्टर इसको जीरो बना रहा है, वो अगर अपन ध्यान दें तो एक्स माइनस वाई है, ए की वैल्यू क्या है 1 है और बी की वैल्यू क्या है माइनस का 1 है। तो अब इसकी जगह अपन पुट करेंगे तो ये तो जीरो नहीं बनाएगा, पर ये 1 माइनस का 1 ये जीरो बना देगा। तो इसको अपन बाहर रख लेते हैं, विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी प्लस डी डैश, इसको अपन ने बाहर रख लिया। और अब ये इंटीग्रेशन कर देंगे 1 अपॉन, इसकी जगह अगर डी की जगह 1 पुट करेंगे, डी डैश की जगह माइनस 1 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 एज इट इज, और इंटीग्रेशन एक्स माइनस वाई को टी मान लो, टी डी टी, एक्स माइनस वाई को अपन ने टी मान लिया। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 1 अपॉन डी प्लस डी डैश एज इट इज, और ये क्या बन जाएगा 1/2 और इसका हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 और टी की जगह क्या है एक्स माइनस वाई। तो विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी प्लस डी डैश एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4 आ गया अपने पास। अब अभी अपन ने देखा था कि जो फैक्टर जीरो बना रहा है तो अपन क्या करेंगे, इसका डी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे, ऊपर एक्स कर देंगे और एज इट इज इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। तो इस केस में ये कैसा बन जाएगा फिर, तो इस केस में इसका क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू, इसको एज इट इज डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स अपॉन डेल बाई डेल डी ऑफ डी प्लस डी डैश और ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4 एज इट इज आ गया। अब क्या करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यानी कि x इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4 एज इट इज आ गया। और उस मेथड से भी आप कर सकते हैं कि बी डी माइनस ए डी डैश एक फैक्टर बनेगा। अब बी डी माइनस ए डी डैश करने के लिए यहाँ पे अपने पास क्या एक्स माइनस वाई है, तो ए की वैल्यू तो क्या है अपने पास, ए एक्स प्लस बी वाई से चेक करें तो ए की वैल्यू तो अपने पास 1 है, बी की वैल्यू माइनस का 1 है। तो यहाँ पे माइनस का पुट करेंगे तो माइनस का डी डैश आ गया, यानी कि माइनस ऑफ डी प्लस डी डैश। तो अपने पास पता है कि डी प्लस डी डैश फैक्टर बन रहा है और यहाँ पे एक क्या आ गया, माइनस का साइन बाहर आ गया। अब इसको कंपेयर करो बी डी माइनस ए डी डैश से, तो यहाँ से बी डी माइनस ए डी, तो बी की वैल्यू क्या माइनस का 1 है, और वो क्या था फॉर्मूला एक्स की पावर एन अपॉन बी की पावर एन फैक्टोरियल एन और आगे वाला टर्म एज इट इज। एन की वैल्यू क्या है 1 है, बी की वैल्यू माइनस का 1 है और एक फैक्टोरियल वाला ये जो फैक्टर वाला -1 बाहर एज इट इज आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी माइनस और 1 अपॉन -1 की पावर एन और ऊपर एक्स की पावर एन और एज इट इज एन की वैल्यू 1। तो ये -7 माइनस प्लस 1 हो गया, तो यही टर्म वापस आ जाएगी। यानी दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे तो भी क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4 ही आएगा। दोनों मेथड से सेम टर्म आएगी। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ ले, वरना टेलीग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, इसका सॉल्यूशन वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रेशन क्या गया, एक्स इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4, और अपन ने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले ही देख लिया था। तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, और अपन ने पता लगा लिया कि इसका आंसर सेकंड हो जाएगा और पीआई इसका ये आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई, कैसे अपन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और कैसे अपन पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालते हैं। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसा क्वेश्चन CSIR नेट में भी आता है, गेट में भी आता है, और ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा वेव इक्वेशन का ये हीट इक्वेशन का भी पूछ सकते हैं और लाप्लास का भी पूछा जा सकता है। अपने पास जनरल सॉल्यूशन ऑफ डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर विथ u0t इक्वल टू u2t इक्वल टू 0 दे रखा है, ux0 इक्वल टू साइन क्यूब पाई एक्स बाई 2 और utx0 इक्वल टू 0 दे रखा है, और अपने को पूछा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अब अपन क्या करेंगे, अब आप क्या करना, हमेशा वेव इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आप बस ये ध्यान रख लेना, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको ध्यान हो गया तो आपका सॉल्यूशन कभी भी गलत नहीं होगा। कि वेव इक्वेशन UTT, अब वही बात है ना, डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर बोल दो या UTT की बात है, तो UTT इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स 0 लेस देन एक्स लेस देन एल टी ग्रेटर देन 0। अगर इनिशियल कंडीशन क्या हो, ux 0 पे तो fx हो
और यू टी एक्स जीरो पे अगर जी एक्स हो, ठीक है, और बाउंड्री कंडीशन यू जीरो टी इक्वल्स टू यू एल टी इक्वल्स टू जीरो हो, तो जो वेव इक्वेशन उसका सॉल्यूशन क्या होता है, यू एक्स टी इक्वल टू होता है समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी साइन एन पाई एक्स अपॉन एल ए एन कोस अल्फा सी टी प्लस बी एन साइन अल्फा सी टी। अब यहाँ पे अल्फा नई टर्म आ गई, तो ये अल्फा क्या है, अब इस जो अल्फा है इसकी वैल्यू क्या होती है, और अपने को जो कोफिशिएंट ए एन और बी एन है इनकी वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी। तो अब अपन क्या करेंगे, तो अल्फा होता है उसकी वैल्यू होती है एन पाई अपॉन एल, इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन भी चाहिए तो वो भी आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे एक फोटो क्लिक करके इसकी भेज दूंगा। और एन की वैल्यू 1 2 3 से अल्फा इक्वल टू एन पाई अपॉन एल, और यू एक्स जीरो इक्वल टू एफ एक्स और यू टी एक्स जीरो इक्वल टू जी एक्स, इन दोनों की मदद से अपन क्या करते हैं, ए एन और बी एन की वैल्यू निकालते हैं। अब एक तो इनका इंटीग्रेशन फॉर्म में आप ए एन और बी एन निकाल लो, वरना आप क्या करो जो यू एक्स टी अपने पास आ गया, इसका एक बार टी इक्वल टू जीरो पुट कर दो और इधर एफ एक्स लिख लो और कंपेरिजन कर लो, और एक बार इसका टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लो और फिर टी इक्वल टू जीरो पुट कर दो और जी एक्स के साथ कंपेरिजन कर लो। या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, या इसका एक ये फॉर्मूला है जो आप ध्यान में रख के ऐसे भी कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है कि ए एन इक्वल होता है टू अपॉन एल जीरो टू एल एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स, और बी एन इक्वल होता है टू अपॉन एन पाई सी जीरो टू एल जी एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। और अब यहाँ पे अपने को साइन क्यूब एक्स दे रखा है, तो कंपेरिजन करेंगे तो अपने को साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला पता होता है कि थ्री साइन एक्स माइनस का फोर साइन क्यूब एक्स होता है, थ्री साइन थ्री एक्स इक्वल टू थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स होता है। अब यहाँ पे आप कंपेरिजन करें तो यू एक्स जीरो इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो एफ एक्स की वैल्यू तो क्या होगी अपने पास साइन क्यूब पाई एक्स बाई टू, जी एक्स की वैल्यू क्या है जीरो है, और यू जीरो टी यू एल टी पे तो एल की वैल्यू क्या होगी दो होगी। तो अब अपन एल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं एन पाई अपॉन एल, तो एन पाई अपॉन टू, और सारी वैल्यू आ गई अपने पास। अब आप देखेंगे कि ए एन और बी एन निकालने, पर बी एन की वैल्यू क्या होती है टू अपॉन एन पाई सी जीरो टू एल जी एक्स, अब जी एक्स की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब बी एन की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, तो बी एन की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। अब अपनी जो गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन अपने पास क्या होगा, अब उसका सॉल्यूशन अपन लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, यू एक्स टी इक्वल्स टू समीशन एन इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी साइन एन पाई एक्स अपॉन एल ए एन कोस एल्फा सी टी प्लस बी एन साइन एल्फा सी टी, ये इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। और ए एन और बी एन की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे एल इक्वल्स टू क्या है टू है, एल्फा इक्वल्स टू एन पाई अपॉन एल करेंगे तो अपॉन टू, और अपने देखा कि बी एन अपना जीरो आ गया। अब जैसे ये सब चीज़ें इस इक्वेशन में रखेंगे तो अपने पास ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी, ये अपने पास बन जाएगी यू एक्स टी इक्वल्स टू आ जाएगा समीशन एन इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी साइन एन पाई एक्स अपॉन टू बन जाएगा, क्योंकि एल की वैल्यू क्या है टू है, ए एन कोस एल्फा की वैल्यू क्या है एन पाई बाई टू, और सी टी आ गया प्लस बी एन वाला जीरो आ गया। अब अपन को ये अपना सॉल्यूशन आ गया, पर इस सॉल्यूशन में एक कमी है। क्या कमी है, यहाँ पे ए एन है वो अननोन, अपन को इस ए एन की वैल्यू भी निकालनी है। इस ए एन के निकालने के लिए अपने को कंडीशन गिवन है, या तो आप जो इंटीग्रेशन वाली टर्म लगा लें, वरना अपने को एक चीज़ और दे रखी है कि यू एक्स जीरो इक्वल टू अपने पास क्या दे रखा है साइन क्यूब पाई एक्स बाई टू दे रखा है। अब अपन यू एक्स टी की जगह जीरो पुट करेंगे और दोनों तरफ कंपेयर कर लेंगे, ए एन की वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर यू एक्स जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे टी इक्वल्स टू जीरो पुट कर देते हैं, और इधर क्या लिख देते हैं साइन क्यूब पाई एक्स बाई टू इधर, तो और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा समीशन एन इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी साइन एन पाई एक्स अपॉन टू आ गया, और टी की जगह जीरो पुट करेंगे तो एन पाई सी टी ये सब जीरो बन जाएगा, कोस जीरो क्या होता है 1 इंटू ए एन आ गया। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करके अपन ए एन की वैल्यू निकाल देंगे, और ये जो अपनी इक्वेशन है इसको अपन स्टार बोल देते हैं, और इस स्टार में पुट कर देंगे तो अपने क्या आ जाएगा सॉल्यूशन आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इसका कंपेरिजन करते हैं। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, साइन क्यूब का फॉर्मूला जानते हैं अपन, साइन थ्री एक्स का जानते हैं, साइन थ्री एक्स इक्वल टू होता है थ्री साइन एक्स माइनस का फोर साइन क्यूब एक्स होता है। तो साइन क्यूब एक्स करेंगे तो फोर से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो यहाँ से फोर हट जाएगा, इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे साइन क्यूब एक्स क्या बन जाएगा थ्री बाई फोर साइन एक्स, यानी कि इसकी वैल्यू क्या जाएगी इक्वल टू थ्री बाई फोर साइन एक्स, यानी साइन एक्स की जगह क्या है पाई एक्स बाई टू, माइनस वन बाई फोर साइन थ्री एक्स, यानी कि साइन थ्री पाई एक्स बाई टू, इधर तो बन गया ये वाली टर्म। अब इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं, ये क्या बन जाएगी एन इक्वल टू वन पुट करेंगे तो पाई एक्स बाई टू और ए वन, तो ए वन साइन पाई एक्स बाई टू प्लस ए टू साइन यहाँ पे टू रखेंगे एन की जगह, तो टू से टू कैंसिल पाई एक्स बाई पाई एक्स ही आ जाएगा, प्लस ए थ्री साइन थ्री पाई एक्स बाई टू प्लस ए फोर साइन टू पाई एक्स
और प्लस डॉट डॉट A5 आगे चलता जाएगा। पर आप ये देखेंगे कि अब दोनों तरफ कंपेयर करें तो साइन पाई एक्स बाई टू का कोफिशिएंट इधर तो क्या है A1 और इधर क्या है 3/4। A2 का कोफिशिएंट इधर तो क्या है साइन पाई एक्स, इधर साइन पाई एक्स की तरफ है ही नहीं, तो A2 की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। A3 देखेंगे इधर तो साइन 3 पाई एक्स बाई टू का कोफिशिएंट A3 है और इधर साइन 3 पाई एक्स बाई टू का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 1/4, तो A3 की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1/4 आ गई। और A1 की कंपेयर करने पे A1 की वैल्यू आ गई 3/4। अब बाकी सारे AI 0 क्योंकि इधर कोई टर्म ही नहीं है, इधर तो सिर्फ ये दो ही टर्म है, तो A1 और A3 आ गया इनसे, तो अब बाकी सारी टर्म क्या आ गई 0 आ गई। तो यहां से अपन को क्या पता लगा, यहां से अपन को पता लगा कि, और एक सेकंड, जो अपने पास A1 A2 और जो A3 था इसमें से अपन ने देखा कि अपने पास है A1 की वैल्यू तो 3/4, A2 की वैल्यू 0 और A3 की -1/4। अब अपन क्या करेंगे, ये वैल्यू इस इक्वेशन में अपन पुट कर देंगे, तो अपने पास जो सॉल्यूशन है वो क्या बनेगा, फिर जो सॉल्यूशन बनेगा वो देखते हैं अभी। एक सेकंड, तो UXT क्या आ जाएगा, UXT इक्वल टू आएगा समीशन, अब n इक्वल टू 1 तो A1 आ जाएगा और साइन n पाई एक्स था ना, तो साइन पाई एक्स बाई टू, और A1 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, A1 की वैल्यू है 3/4, तो 3/4 और कोस n पाई सी टी बाई टू था ना, तो कोस n की वैल्यू 1 पाई सी टी बाई टू आ गया। A2 0 है, A3 की माइनस का 1/4, तो माइनस का 1/4 और यहाँ पे n के साथ में क्या जाएगा साइन 3 पाई एक्स बाई टू और साथ में क्या जाएगा कोस 3 पाई सी टी बाई टू। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया अपने पास, साइन 3/4 तो साथ में है साइन पाई एक्स बाई टू कोस पाई सी टी बाई टू माइनस का 1/4 साइन 3 पाई एक्स बाई टू और कोस 3 पाई सी टी बाई टू। ये अपन कैसे निकाला, ये अपन ने क्या करा कि जो अपने पास ये जो इक्वेशन स्टार थी, इस स्टार में अपन ने क्या करा कि A1 और A3 की वैल्यू पुट कर दी, A1 इक्वल टू 3/4 पुट कर दिया और A2 0 कर दिया, A3 की वैल्यू अपन ने पुट कर दी माइनस का 1/4 और n इक्वल टू 3 पुट कर दिया। जब पुट करेंगे यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, कब जब A1 पुट करेंगे, तो बाकी सारे AI 0 हो गए। तो ये अपने पास इसका सोल्यूशन जो अपन ने देखा था कि ये इक्वेशन कैसे आ गई 3/4 साइन पाई एक्स बाई टू कोस पाई सी टी बाई टू, यानी 3/4 आ रहा है तो पाई एक्स बाई टू पाई सी टी आ रहा है और माइनस का 1/4 आ रहा है तब 3 आ रहा है। तो अपन देख लेते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सोल्यूशन आ रहा है। अब पहला देखो, पहले में तो सिर्फ एक ही टर्म है तो आ नहीं सकता, दूसरे में 3/4 तो साइन पाई एक्स बाई पाई सी टी बाई माइनस का 1/4 आ रहा है तो 3 आ रहा है, तो देखो दूसरा ऑप्शन है वो मैच कर रहा है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। तीसरे में देखो यहाँ पे 3/4 आ रहा है तो कोस पाई एक्स आ गया, जबकि अपने पास क्या साइन पाई एक्स है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो थर्ड भी गलत। इसी प्रकार से 3/4 साइन पाई एक्स बाई टू आ रहा है, कोस पाई एक्स सी टी भी आ रहा है, पर इसने -1/4 कोस 3 पाई एक्स, जबकि कोस के साथ पाई सी टी खाली सिर्फ एक ही टर्म आ रही है, अब की आनी कितनी चाहिए थी, यहाँ पे 2 टर्म आनी चाहिए थी, और वो भी कैसे आनी चाहिए, कोस के साथ क्या आना चाहिए टी आना चाहिए था, यहाँ पे एक्स आ रहा है तो इसका मतलब फोर्थ भी नहीं हो सकता, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा सेकंड आंसर हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे जो वेव इक्वेशन थी उसमें आपको सिंपली क्या करना था, एल और जो अल्फा सी टी थी इनकी वैल्यू पुट करनी थी और सिंपली सोल्व करना था। तो जो वेव इक्वेशन अपन को गिवन है इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस वेव इक्वेशन इज सेकंड ऑप्शन। और ऐसे ही आप ना ऐसे क्वेश्चन गेट में भी नेट में भी आते हैं तो वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अच्छी लगी होगी, थोड़ा वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। सो आई होप आपको थोड़ा पीडी के बारे में आइडिया लगा होगी कैसे क्वेश्चन ड्यू के एंट्रेंस एग्जाम में पूछ जाते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कीप कंटिन्यू वाचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।